नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नगमा। आर्यन खान और ड्रग के मामले में अभी भी मामला अटका हुआ है क्योंकि आर्यन खान को अब भी 20 अक्टूबर तक जेल में ही रहना होगा। उनकी जमानत पर फैसला अब 20 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। काफी टाइम जा चुका था, तो इसीलिए कोर्ट ने अभी जो है 20 तारीख को ऑर्डर पास करने का बात किया हुआ है। क्या कुछ हुआ था कोर्ट में, थोड़ा बताइए। आज कोर्ट में सबकी सबमिशंस हुई है, सबके आर्ग्यूमेंट्स हुई है, क्रॉस आर्ग्यूमेंट्स हुआ है। एएसजी ने भी काफी कुछ साइटेशन सबमिट किए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के। उसके अकॉर्डिंग हमारा भी काफी काउंटर सबमिशंस किया हुआ है। अब उसके हिसाब से लेट्स होप के जो भी रिजल्ट आए वो पॉजिटिव आए, तो इस चीज की उम्मीद है। देखिए, उम्मीद तो बहुत थी ये चीज की, लेकिन अभी जिस तरीके से जो आर्ग्यूमेंट्स हुई है और जो बहस हुई है, कोर्ट को भी वक्त लगेगा एक चीज रिकॉर्ड करने के लिए कि कितना इस जो साइटेशंस जितना मेरे समझ में आ रहा है 50 से ऊपर गए हुए, 12 साइटेशन तो सिर्फ मेरे साइड से गए हुए थे। तो काफी ये चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए कोर्ट को भी टाइम लगेगा, तो इस चीज की वजह से और ये छुट्टी भी जो बीच में आ रही है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सोहित मिश्रा। सोहित, कोर्ट में आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट हुई और अब 20 तारीख को इस पर सुनवाई होगी जमानत पे। जो दोनों तरफ की दलीलें थी उनमें क्या मुख्य बातें रखी गई हैं जिसकी वजह से ये मामला टला और अब 20 तारीख को इसके ऊपर आगे की बातचीत होगी? जी देखिए, पहले तो ये मामले की सुनवाई बुधवार को शुरू की गई थी। तब भी इस मामले की सुनवाई 11 बजे शुरू होनी थी, जिसमें एनसीबी को रिप्लाई फाइल करना था और उसके बाद इस मामले की सुनवाई होनी थी। पहले दिन में हमने देखा कि जो मामले की सुनवाई ही 2:45 पर शुरू हुई और इसलिए बुधवार को ये खत्म नहीं हो पाई। गुरुवार को फिर कहा गया कि दोपहर 12 बजे को मामले की सुनवाई फिर से होगी, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं देरी हुई। एएसजी लेट पहुंचे, जिसके वजह से 1:15 पर इस मामले की सुनवाई हुई। 2 बजे ब्रेक लिया गया, फिर 2:45 को शुरू किया गया और 5 बजे ये कहा गया कि अब जो ऑर्डर है उसे रिजर्व कर दिया गया है 20 तारीख तक। पहले तो एनसीबी की वकीलों ने ही बात किया। उन्होंने एक बार फिर से वही दोहराया कि किस तरह से ये जो पूरा मामला है उस वक्त 20 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 4 ड्रग पेडलर हैं। आर्यन खान के मामले में उन्होंने कहा कि भले ही उनके पास से ड्रग्स नहीं मिला हो, लेकिन उनके साथ में जो अरबाज मर्चेंट थे, जो उनके दोस्त थे, जो उनके घर पर आए थे और साथ में ये लोग गए थे, उनके पास से 6 ग्राम चरस मिला है। और दोनों ने अपने बयान में माना कि आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट दोनों मिलकर इसका सेवन करने वाले थे। तो ये एक बात उन्होंने कहा। इसके अलावा एक बार फिर से व्हाट्सएप के चैट की बात की गई, जिसमें कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशियों से बात किया जा रहा है, हार्ड ड्रग की बात की जा रही है और बल्क क्वांटिटी में हार्ड ड्रग लाने की बात आ रही है। यानी इसे केवल कंजम्पशन के लिए यानी सेवन के लिए नहीं लाया जा रहा है, बल्कि बेचने के लिए भी लाया जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया एनसीबी की ओर से। आर्यन खान के वकील ने भी कई सारी चीज़ें कही। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप में आज के जो युग के लोग हैं, जो नया जनरेशन है, उनके बात करने का तरीका और हमारे बात करने के तरीके में फ़र्क है। तो ऐसे में उसके कॉन्टेक्स्ट को देखना चाहिए और केवल शब्दों पर कोई भी फैसला नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा भी उन्होंने बार बार यही बात दोहराई कि क्योंकि एनसीबी के जो 3 मुख्य आरोप हैं वो है पोजेशन ऑफ ड्रग्स, कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स और सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ड्रग्स। तो उन्होंने कहा क्योंकि आर्यन खान के पास से ड्रग्स मिला ही नहीं, तो पोजेशन और कंजम्पशन यानी ड्रग्स रखना और ड्रग्स का कंज्यूम करना, सेवन करना, ये साबित नहीं हो पाता है। साथ ही उनके पास से कोई कैश नहीं मिला है, यानी वो उसे खरीद भी नहीं सकते थे। तो इस तरह से कई समय तक सुनवाई चली, जजमेंट कई सारे पढ़े गए और अब 20 तारीख को इस पर आगे की फैसला सुनील सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। सोहित, सुनील, आपके पास क्या जानकारी है और इस मामले में ये मामला जो है वो टलता जा रहा है और आर्यन खान के पास ड्रग मिला नहीं, इसलिए कंजम्पशन का चार्ज लग नहीं सकता, बावजूद उसके जो एनसीबी का कहना है कि यूज़ के और भी मतलब हो सकते हैं। एनसीबी बाइंग और सेलिंग वाले आरोप की भी बात कर रहा है और कह रहा है कि कनेक्शंस उनके हो सकते हैं। तो ये सब दलीलें एनसीबी की तरफ से हैं। जो इनके लॉयर्स हैं, आर्यन खान के जो लॉयर्स हैं, उनकी क्या दलील रही है? क्योंकि यही कहा जा रहा है कि कोई भी सबूत ऐसा नहीं है जिसके लिए इनको इतने दिनों तक जमानत नहीं मिल पा रही है। जी बिल्कुल नगमा, खास करके आर्यन खान की अगर बात करें तो उनके वकीलों की तरफ से यही दलील दी गई और उसके लिए सतीश माने शिंदे अपने आप में खुद एक बड़ा नाम है, लेकिन उसके बावजूद वरिष्ठ काउंसिल अमित देसाई को लाया गया था। उन्होंने 2 दिन बहस की, कल भी उन्होंने पक्ष रखा, आज भी उन्होंने पक्ष रखा। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि अगर मान भी लिया जाए कि आर्यन खान ड्रग्स के ऊपर जो आरोप लगा है वो कहीं न कहीं साबित भी होता है, तो उसमें सिर्फ 1 साल की सजा है। तो ऐसे मामले में
जबकि उनकी जांच हो चुकी है, पुलिस कस्टडी खत्म हो चुकी है, वो न्यायिक हिरासत में है, तो जमानत उनका अधिकार बनता है। और रही बात उनके खिलाफ सबूतों की, तो सिर्फ एक चैट का आधार बताया गया है और अरबाज मर्चेंट के साथ में वो पाए गए, बस इतनी सी बात है। तो ये इससे कहीं कोई क्राइम ऐसे साबित नहीं हो पाता है, उस तरह से दलीलें दी गई थी। लेकिन जो एनसीबी है, एनसीबी का पूरा जोर इस बात पर रहा, इस पूरे मामले को अगर हम देखें कि इस बात को लेकर कि ये एक साजिश के तहत हुआ है, जो क्रूज शिप ड्रग्स पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, एक साजिश के तहत थी और सभी को जोड़ने की, कहीं न कहीं लिंक करने की उन्होंने कोशिश की है। ये भी बताया है कि पहले भले जो 3 लोग गिरफ्तार हुए, उनके पास बहुत ही छोटी क्वांटिटी थी, लेकिन बाद में इस पूरे मामले में कुछ ड्रग्स पैडलर भी गिरफ्तार हुए, कुछ और भी लोग गिरफ्तार हुए हैं जिनके पास कमर्शियल क्वांटिटी मिली है। तो ये पूरा का पूरा जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ नेक्सस है। और जहां तक आर्यन के चैट की बात है, तो उनके चैट का संदर्भ, चूंकि विदेश में किसी से वो चैट किया गया है, तो उसका वो विदेशी लिंक बताया जा रहा है और साथ में उसमें हाई ड्रग्स और बल्क क्वांटिटी की बात हो रही है। तो उसको एक बड़े ड्रग सिंडिकेट के तौर पर दिखाया जा रहा है, इलिसिट ट्रैफिकिंग की तरफ दिखाया जा रहा है। तो इसको लेकर एनसीबी का जोर है कि इस आधार पर, जबकि इस पूरे मामले की जांच चल रही है, तो अभी वक्त नहीं है जमानत देने का, क्योंकि इससे जो नाम है, जो प्रभावशाली जो आरोपी हैं, उनका से सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है और गवाहों को प्रभावित भी किया जा सकता है, इसीलिए जमानत नहीं देनी चाहिए। बहरहाल अब बहुत वाकई में लंबा खिंच गया, जमानत होगी या नहीं होगी ये तो सवाल अभी बना हुआ है, 5 दिन बाद पता चलेगा। लेकिन इस दौरान 5 दिन और आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मोहम्मद धमेचा को जेल में ही रहना होगा। ये बड़ी बात है, क्योंकि बहुत उम्मीद थी बचाव पक्ष को कि आज ही फैसला आ जाएगा, तो आज शाम तक या कल तक हो सके तो सभी निकल जाएंगे, जमानत हो पाएगी। लेकिन फैसला ही 5 दिन बाद के लिए टल गया। जी, 5 दिन और अभी जेल में गुजारने पड़ेंगे। ये मामला और भी ज्यादा टल गया है। धन्यवाद आपका सोहित और सुनील। आर्यन खान के मामले में जो आज बहस हुई और जो दलीलें दी गई हैं, आर्ग्यूमेंट्स जो हैं, उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। एनसीबी का कहना है कि इनके कनेक्शन हो सकते हैं और यूज़ का मतलब और भी होता है, कमर्शियल स्केल पे भी ये ड्रग्स का इस्तेमाल करने की शायद बात हो सकती है। ये तमाम बातें एनसीबी अपनी दलील में कह रही है। बात करते हैं लखीमपुर की। लखीमपुर मामले में पुलिस आशीष मिश्रा के थार से किसानों को कुचलने का जो मंजर था उसे वो रिक्रिएट कर रही है। इसमें पुलिस किसानों की जगह पर पुतलों का इस्तेमाल कर रही है। पुलिस वारदात के स्थान पे आशीष मिश्रा, उसके दोस्त और पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश दास के भतीजे अंकित दास के गनर लतीफ उर्फ काले और एक कर्मचारी शेखर भारती को भी मौके पर लाई है और इस पूरे मंजर को रिक्रिएट किया जा रहा है। कमाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमाल, इसको लेकर और क्या आपके पास में तफसीली जानकारी है? यहाँ पर इस मंजर को रिक्रिएट करके क्या पुलिस देखना चाह रही है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि पूरे घटना के बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंसेस की ज़रूरत होती है और उसका एक तरीका होता है कि उस कांड को फिर से रिक्रिएट किया जाए। उनको ले जाया गया, इन चारों को, जहां से थार चली थी वहां ले जाया गया, जहां तक आई थी, जहां वो किसान कुचले थे, वो सारे पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए गए, उनकी सबकी मेजरमेंट की गई, नापजोख की गई और उसके बाद उसी स्पीड में पुलिस ने अपनी जीप चलाई और जो किसानों के पुतले बनाए गए थे उनको कुचलते हुए आगे जाकर के जीप रुकी, जहाँ पे एक बैरियर बनाया गया था। तो जहाँ पे जीप उलट गई या जला दी गई या जहाँ रुकी, जहाँ पे फायरिंग हुई, उन सारी जगहों पे उस सारे वारदात को दोबारा से उनका रिकंस्ट्रक्शन करके उसको शूट किया गया और उसकी नापजोख की गई ताकि साइंटिफिक एविडेंस उसके लिए कोर्ट के लिए बनाए जा सके। ये जो 4 मुल्जिमान थे, इनको भी मौके पे ले जा करके पूछताछ हुई कि वो गाड़ी में बैठे थे, नहीं बैठे थे, कहाँ बैठे थे, किस जगह, उन्होंने क्या देखा, थार कहाँ पे रुकी, फॉर्च्यूनर कहाँ पे रुकी, कहाँ से चली थी, वगैरह वगैरह। अब इस मामले में 4 और आरोपियों की शिनाख्त हुई है, 4-5। पुलिस उनको तलाश कर रही है ताकि और गवाहियां और एविडेंसेस उनको पकड़ के और जुटाए जा सकें। यही नहीं, ये पता चला है कि कुछ वीडियोस में फायरिंग की आवाज़ आ रही है। तो पूछताछ में पता चला है कि इन लोगों ने अपने डिफेंस में फायरिंग की। जब किसान मर गए और भीड़ उनको मारने के लिए दौड़ी तो ये हवाई फायर करते हुए भागे, ऐसा हमारे सोर्सेज के मुताबिक इन्होंने पुलिस को कहा है।
तो एक गन है, रिपीटर गन, और एक पिस्टल है जिससे फायरिंग हुई। उन असलहों की भी पुलिस तलाश कर रही है ताकि जो सबूत हैं उनको और पुख्ता किया जा सके। जी शुक्रिया कमाल। ये इस पर तफ्तीश चल रही है, इस मामले को रिक्रिएट करके पुलिस ये जानना चाह रही है तमाम साइंटिफिक एविडेंसेस इसमें कि क्या चीज़ें कैसी हुई और ताकि बातें साफ हो सके। अब इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं देश की बात में, और आगे ब्रेक के बाद क्यों हो रही हैं सब्जियां महंगी। बेंगलुरु में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। टमाटर 10 रुपए किलो से बढ़कर 60 से 80 रुपए तक पहुंच गया है। यही हाल गाजर, बीन और प्याज का भी है। बगैर टमाटर और प्याज के सब्जी बनेगी कैसे? इसलिए दाम चाहे जितने बढ़े, दिल दबा के ही सही खरीदना तो पड़ता ही। We can't help it. It just keeps increasing, yeah. सबसे ज्यादा महंगे हुए हैं टमाटर, गाजर, प्याज और बीन्स। I am paying 130 rupees. 130 रुपए में 2 से 2.5 किलो सब्जी मिली है। आपके सामने है, क्या करें, ये सब ऐसे ही चल रहा है। सब्जियों के दाम बारिश के मौसम में हर साल बढ़ते हैं, लेकिन इस बार बारिश भी ज्यादा हुई है और सब्जियों के दाम भी ज्यादा बढ़े। टमाटर 60 रुपए से 80 रुपए किलो, गाजर 50 से 70 रुपए किलो, मटर 120 रुपए किलो और बीन्स 60 से 80 रुपए और स्टैंडर्ड प्याज 50 रुपए किलो हो गया है। 10-15 रोज में सब रेट बढ़ गया। 10 रोज पहले 10 रुपया था टमाटर, अभी 50, 60, 70 रुपए में तक टमाटर बिक रहा है। प्याज 25 रुपए था, अभी 50 रुपए, 60 रुपए तक प्याज भी आ गया। बाजार में सब्जियों की कमी नहीं, कमी है तो ग्राहकों की। आने वाले दिनों में कीमत और बढ़ सकती है क्योंकि फिलहाल बारिश रुकने की संभावना कम है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। देश की बात में एक ब्रेक और उसके बाद देखेंगे कैसे बन रही है सस्ती, सुंदर और टिकाऊ सड़कें। आपने अब तक देखा होगा कि धीरे धीरे सड़क बनती जाती है और उसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है, लिहाजा इलाके के घर सड़क की ऊंचाई बढ़ने से धीरे धीरे नीचे होते जाते हैं। पर अब CRRI यानी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट सड़कों की रिसाइकलिंग तकनीक से ये समस्या दूर करने वाली है। मतलब कि अब सड़कों के मलबे से ही नई सड़क बनाई जा रही है। ये सड़क की रिसाइकलिंग है। सड़क के खराब हिस्से की परत को पहले खुरच कर निकाला जाता है और फिर इस तरह चलते फिरते रिसाइकलर और रोलर की मदद से नया बना दिया जाता है। इस पूरे मशीन सेटअप में सबसे आगे पानी का टैंकर है जो बिटुमिन टैंकर में फोम बनाता है और रिसाइकलर सड़क को खुरचता भी है और परत भी चढ़ाता है। फिर रोलर की मदद से इसको चिकना कर दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप कोई भी एक्स्ट्रा लेयर नहीं डाल रहे हो, उसी लेयर को रिसाइकिल कर रहे हो। दूसरा, पोल्यूशन बहुत कम होता है। इसमें कार्बन एमिशंस ऑलमोस्ट 60 to 70% कम हो जाते हैं बिकॉज हम नया मटेरियल नहीं यूज़ कर रहे। कंस्ट्रक्शन टाइम भी रिड्यूस होता है और कॉस्ट भी रिड्यूस होती है। और उसी साथ के साथ हम लोग जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आजकल सब पर्यावरण की इतनी बात करते हैं, सो इसमें जो पत्थर जिसे हम एग्रीगेट बोलते हैं वो यूज़ होता है और जो बिटुमिन उसको हम रिसाइकिल कर रहे हैं, नया यूज़ नहीं कर रहे। ये मिलिंग मशीन है। जब ऑन द स्पॉट सड़क की मरम्मत में दिक्कत आती है तब उसके सामान को खुरचकर प्लांट में ले जाया जाता है और उसमें ज़रूरी चीज़ें डालकर मिक्सिंग करके तब सड़क पर लगाया जाता है।
कम से कम 10 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हमने डिज़ाइन करके उस पर कंस्ट्रक्शन हो गई है। कम से कम 500-600 किलोमीटर काम इस पर हो गया है और इसके परिणाम इतने अच्छे रहे कि अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी चाहती है कि इसको पूरे इंडिया में यूज़ किया जाए। तो अभी उन्होंने CRRI के साथ MOU भी साइन किया है। किसी सड़क का कितना हिस्सा खराब हुआ है और उसकी कितनी मजबूती होनी चाहिए, इसकी जांच CRRI अपनी इस लैब में करती है। CRRI के मुताबिक इस तकनीक से सड़क में इस्तेमाल होने वाला 70% पत्थर बचता है। 90% बिटुमिन भी पुराना ही इस्तेमाल होता है। भारत की मौजूदा ज़रूरत का करीब 50% बिटुमिन आयात करना पड़ता है। बदलते वक्त के साथ ज़रूरतें बदल रही है तो तकनीक के दम पर बदलाव भी ज़रूरी है। इस तकनीक के ज़रिए सड़क की सर्जरी प्रदूषण को भी कम करती है और पैसे भी बचाती है। साथ ही समय की भी बचत है और संसाधन की भी। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। कोविड महामारी के बाद बाल तस्करी तेजी से बढ़ी है। अब सवाल यह है कि क्या हम अपने बच्चों पर आई आफत से मुंह मोड़ लेंगे? हर बच्चे के लिए न्याय मुहिम के लिए आपकी मदद शोषित बच्चों की जिंदगी संवारेगी। जस्टिस फॉर एवरी चाइल्ड मुहिम के जरिए कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन यौन शोषण से पीड़ित बच्चों को कानूनी और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मदद देता है। आज इस रिपोर्ट के जरिए हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो सुर्खियों में कमी आता है, भारत के गुमशुदा बच्चे। 7 महीने से इनकी खुशियां छिन चुकी हैं। जब इनकी 5 साल की बेटी खुशी को इन्होंने आखिरी बार देखा था, घर के सामने वाले सरस्वती पूजा पंडाल में वो खेल रही थी कि अचानक वो गायब हो गई। जिस आरोपी ने उसका अपहरण किया उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन खुशी के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। हम लोग पूरा थाना से लेकर पूरा हम लोग एक मुख्यमंत्री तक ही इसका शिकायत कर चुका, लेकिन आज तक मेरी बच्ची नहीं मिली। खुशी का मामला कोई अनोखा नहीं है। इसके माँ बाप की तरह लाखों लोग अपने बच्चों को खो चुके हैं और इसका दुख, दर्द और परेशानी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। ताजा तरीन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के हिसाब से 2020 में 59,262 बच्चे लापता हुए, यानी पिछले साल हर महीने 4,938 बच्चे खो गए। फिलहाल 1,08,234 बच्चों का कोई सुराग नहीं है। अभी कोविड-19 के दौर में जो मिसिंग चिल्ड्रन की संख्या, अभी जो NCRB का डाटा आया है उसके हिसाब से देखें तो 59,000 से ज़्यादा 59,262 बच्चे आज भी मिसिंग हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें बढ़ी है कोविड-19 के दौर में, और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है कि हमारे सहयोगी संगठन बचपन बचाओ आंदोलन ने कोविड-19 के दौर में 15 महीने में करीब 10,000 से ज़्यादा बच्चों को मुक्त कराया है। देश की राजधानी में विरोध प्रदर्शन करके गुमशुदा बच्चों के माँ बाप को एक मंच देने से लेकर भारत के गुमशुदा बच्चों के ऊपर अहम रिपोर्ट लाकर सरकार का ध्यान खींचने तक सत्यार्थी आंदोलन का बचपन बचाओ आंदोलन सरकारी तंत्र के साथ काम करके नीतिगत तब्दीलियां ला रहा है और खोए हुए बच्चों को उनके माँ बाप से मिलवा रहा है। बचपन बचाओ आंदोलन के कानूनी दखल के बाद 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी गुमशुदा बच्चों की FIR दर्ज करवाने को अनिवार्य करने वाला ऐतिहासिक फैसला सुनाया। आंकड़े इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि अभी रिपोर्ट हो रहा है, पहले रिपोर्ट नहीं हुआ था। इशू को आइडेंटिफाई गवर्नमेंट ने नहीं किया, तो 2009 में जब हमने ये केस टेकअप किया, देन वी वेंट टू सुप्रीम कोर्ट, और इसमें सुप्रीम कोर्ट में हम जो हमारी रिसर्च थी उस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, और सुप्रीम कोर्ट एक स्पेशल बेंच इसमें क्रिएट किया गया जो कि इस मैटर को हर दिन सुनता था, और हर दिन हर राज्य से मिसिंग चिल्ड्रन का डेटा आ रहा था। हालांकि सरकार ने टेक्नोलॉजी की मदद से भारत के गायब बच्चों को तलाशने की प्रक्रिया मजबूत की है, लेकिन अब भी रोजाना गायब होते बच्चे इस बात की याद दिलाते हैं कि वो मानव तस्करी के जाल में फंसकर सस्ती मजदूरी, दासता या देह व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
बच्चों को उनके परिवारों से मिलाने के लिए आइए कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन का समर्थन कीजिए ताकि हर बच्चे को न्याय मिल सके। हर बच्चा अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV।